हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को 4 प्रैक्टिस सेट इस यूनिट से ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। वहां पर प्रैक्टिस सेट वीडियो के जितने भी वीडियो मैंने फर्स्ट पेपर से रिलेटेड अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो आपको वहां पर ईजिली मिल जाएंगे। तो खैर, तो ये मैंने बता दिया आप सभी को कि वो पुराने वीडियो मैंने जितने भी अपलोड किए हैं वो कहाँ पर और कैसे मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं इस यूनिट से, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बता रखा है आपको, कि यूनिट के प्रैक्टिस सेट को मैं कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद जो है इनसे जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामों में उनको एक जगह संकलित करके उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। और बहुत ही आसानी के साथ आप सभी का ये 5 नंबर जो पूछा जाना इस यूनिट से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट में आप सभी जो है अपने स्कोर को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मैं वीडियो में 20 प्रश्न कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं इसको ज़रूर आप मेंशन करें। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, मैं आपको किस प्रकार से गाइड कर पाऊंगा। तो स्कोर को ज़रूर मेंशन करें। इसके साथ ही साथ आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है। हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया है छोटे समूह संप्रेषण, और सी ऑप्शन दिया गया है आमने सामने का सार्वजनिक संप्रेषण, और डी ऑप्शन दिया गया है मीडिया जैसे कि सेल फोन और त्वरित मैसेंजर। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व उभर कर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस ऑप्शन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटे समूह के संप्रेषण के अंतर्गत जो है नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि छोटे समूह में अगर संप्रेषण हो रहा है तो बोलने का या बात करने का ज़्यादा मौका मिलेगा आप सभी को। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो है ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है आलोचना, बी ऑप्शन दिया गया है खंडित प्रतिपुष्टि, और सी ऑप्शन दिया गया है निष्क्रिय प्रतिपुष्टि, और डी ऑप्शन दिया गया है गैर अनुरूप। तो इसमें से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में जो है वर्णित किया जा सकता है। तो आलोचना के रूप में जो है इसको वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है समूह संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया है लक्षित दर्शकों के आमने सामने संप्रेषण, और सी ऑप्शन दिया गया है डायदिक संप्रेषण, और डी ऑप्शन दिया गया है पारंपरिक संप्रेषण। तो इस प्रश्न में जो है आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डायदिक संप्रेषण। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है। तो डायदिक संप्रेषण जो है पारस्परिक संप्रेषण के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है।
पहला जो ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक संदर्भ पर, बी ऑप्शन दिया गया है शारीरिक संदर्भ पर, और सी ऑप्शन दिया गया है शोर के स्तर पर, और डी ऑप्शन दिया गया है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है, तो सांस्कृतिक संदर्भ पर जो है ये व्यापक रूप से निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक तरफा मौखिक, बी ऑप्शन दिया गया है दो तरफा मौखिक, और सी ऑप्शन दिया गया है एक तरफा गैर मौखिक, और डी ऑप्शन दिया गया हमें दो तरफा गैर मौखिक। तो इसमें से सही आंसर आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दो तरफा गैर मौखिक। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दो तरफा मौखिक के द्वारा जो है या उसके अंतर्गत हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न है। इसके साथ साथ कोई ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको एंड तक देखें ताकि सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग किसका एक उदाहरण है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है समय स्थानांतरण, बी ऑप्शन दिया गया है सामग्री संदर्भ, सी ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक स्पष्टता, और डी ऑप्शन दिया गया है मीडिया तुल्यकालन। तो इस सभी विकल्पों में से हमें यह बताना है कि वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस प्रकार का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समय स्थानांतरण का जो है यह एक उदाहरण हमारा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक कूट लेखन संदेश की 4 शर्तों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक, ज्ञान। और अगला जो चौथा हमारा जो है वो कौन सा होगा, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि एक कूट लेखन संदेश की 4 शर्तों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिनमें से 3 के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक और प्रेषक का ज्ञान। और उसके बाद चौथा मेंशन नहीं किया गया है, हमें चौथे के बारे में बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली, बी ऑप्शन दिया गया है संदेश प्राप्तकर्ता का ज्ञान, और सी ऑप्शन दिया गया है संदेश की आयु, और फिर डी ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण मुद्दे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। तो यहाँ चौथे नंबर पे क्या आएगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक कूट लेखन संदेश की 4 शर्तों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं, तो जिनमें से 3 के बारे में यहाँ मेंशन है और चौथा हमारा था सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण वृत्तीय होता है, वृत्तीय कब होता है, हमें यह बताना है यहाँ पर कि संप्रेषण जो है वृत्तीय कब होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है, बी ऑप्शन दिया गया प्रतिपुष्टि नहीं हो पाती है, और सी ऑप्शन दिया गया स्रोत विश्वसनीय हो, और डी ऑप्शन दिया गया चैनल स्पष्ट हो। और इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि संप्रेषण वृत्तीय कब होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है तब संप्रेषण जो है वो वृत्तीय हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रसार, बी ऑप्शन है प्रचार, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन है निगरानी, और डी ऑप्शन है परिवर्तन। यहाँ पर बी ऑप्शन में टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे ये मात्रा एक ही नहीं होगी, ये प्रचार है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रचार।
ठीक है, प्रचार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है, तो प्रचार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह अपरिवर्तनीय है, कहाँ हुआ, शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। बी ऑप्शन दिया गया है, हमारे लिए शारीरिक भाषा के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा आसान है। और सी ऑप्शन दिया गया है, यह वक्ता की भावनाओं या तनाव या उत्तेजना आदि से प्रभावित नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए मौके पर ही सोच की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यह अपरिवर्तनीय है कि कहाँ हुआ, शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करती है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है, पहरावे का इच्छा अनुरूप चुनाव। और बी ऑप्शन दिया गया है, शब्दों का इच्छा अनुरूप चुनाव। फिर उसके बाद आपका सी ऑप्शन दिया गया है, शब्दों और पहरावे का अज्ञानकृत चुनाव। और डी ऑप्शन दिया गया है, शब्दों का अज्ञानकृत चुनाव। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है कि मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहरावे का इच्छा अनुरूप चुनाव जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आपको बताना है कि मेटा संप्रेषण क्या होता है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि मेटा संप्रेषण क्या होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है भौतिक संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया है रिसन, और सी ऑप्शन दिया गया है शोर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इन प्रश्नों में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसन। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो रिसन शब्द का जो है प्रयोग शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रतिपुष्टि, बी ऑप्शन दिया गया है फीड फॉरवर्ड, और सी ऑप्शन दिया गया है चैनल, और डी ऑप्शन दिया गया है शोर। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शोर। प्रश्न में यही पूछा गया कि संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है, हमें बताना है। तो शोर जो है, जब हम बातचीत करते हैं तो उस समय अगर शोर शराबा होगा, शोरगुल होगा, तो हम संप्रेषण करने में हमें बहुत सारी दिक्कत होगी, बातचीत करने में तो डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उल्लंघन, बी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, और सी ऑप्शन है शोर, और डी ऑप्शन है परस्पर प्रभाव डालना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शोर। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है, शोर। विघटन का मतलब वही डिस्टरबेंस जो होता है, अगर हम बातचीत करते हैं तो कहीं शोर शराबा होता है, उसी टाइप का हमारा पिछला भी प्रश्न था। तो यहाँ पर शोर जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करता है बातचीत में या संप्रेषण में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर कक्षा में संप्रेषण हो रहा है, संचार हो रहा है बच्चों और टीचर्स के बीच में, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होगी इन चारों विकल्पों में से।
पहला जो ऑप्शन दिया गया है कक्षा में शोर, बी ऑप्शन दिया गया है भ्रमित शिक्षक, और सी ऑप्शन दिया गया है कक्षा के बाहर अशांति का वातावरण, और डी ऑप्शन दिया गया है शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भ्रमित शिक्षक। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है। तो भ्रमित शिक्षक अगर होगा तो वहाँ पे संप्रेषण या संचार में जो है बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चर्चा के संदर्भ में हमें असत्य कथन को ढूंढना है, यानी कि जो गलत है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है। बी ऑप्शन दिया गया है यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है। सी ऑप्शन दिया गया है यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित होता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, और यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है चर्चा के संदर्भ में हमारा सत्य कथन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चैनल शोर, बी ऑप्शन दिया गया है अर्थ संबंधी शोर, और सी ऑप्शन दिया गया है मनोवैज्ञानिक शोध, और डी ऑप्शन दिया गया है स्रोत शोर। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चैनल शोर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रभावी संप्रेषण में अवरोध नहीं पैदा करता है और बाकी करते हैं, तो उसी एक ऑप्शन को हमें फाइंड करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है शोर का अभाव, बी ऑप्शन दिया गया है सूचना का विरूपण, और सी ऑप्शन दिया गया है सूचना का अधिभार। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे अधिभार होगा। ठीक है, अधिभार। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शोर का अभाव। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है, बाकी सारे ऑप्शन जो है हमारे गलत हो जाएंगे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं। तो अगर हम प्रभावी संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें आने वाले अवरोध इसमें से तीन अवरोध हैं, बाकी एक ऑप्शन जो है वो अवरोध नहीं है। जैसे शोर का अभाव, अगर शोर नहीं होता है तो उस स्थिति में आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से या संचार कर सकते हैं। बाकी सब जैसे कि ये हमारे अवरोध हो गए, सूचना का विरूपण, सूचना का अधिभार, यानी कि क्या इंफॉर्मेशन का जो है ओवरलोड। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तभी भी उस स्थिति में हम संचार अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। बाकी डी ऑप्शन भी इसी तरह से बाहर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है गपशप, बी ऑप्शन दिया गया है ग्रेप वाइन, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष संप्रेषण, और डी ऑप्शन दिया गया है क्षैतिज संप्रेषण। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप वाइन। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है। तो ग्रेप वाइन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है भूख लगना, बी ऑप्शन है वातानुकूलक की आवाज़, और सी ऑप्शन है एक लॉन की घास काटने की मशीन, और डी ऑप्शन है जटिल शब्दों का उपयोग। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को यह बताना है कि किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूख लगना। ठीक है, तो इसे हम जो है
क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट वीडियो में कराया संचार से, वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी प्रश्नों को लेकर अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं सभी का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो कोई भी डाउट अपने पास में ना रखें। जो भी कुछ वीडियो के रिलेटेड अगर आपको डाउट आते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को जो है कंटिन्यूअस देखते हैं और हमें जो है आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है जो कुछ हम प्रोवाइड करें वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, तो जिससे आप मैक्सिमम इसका लाभ ले सकें। अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो आप निश्चित रूप से दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर आप नए व्यूवर हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है, उनसे जुड़े न्यूज़ या अपडेट्स के वीडियो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट, सीटेट, एसएससी या फिर रेलवे या वनडे एग्जाम, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उन एग्जामों से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं, एग्जाम कब होगा जैसे कि, और उनके फॉर्म कब से आ रहे हैं या कैसे, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाती है। बीएड से रिलेटेड भी आपको इस पे बीएड वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।